हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो राम नाम को लेकर के है। राम के नाम पर विवाद शुरू हो गया है। आपको मालूम है जब चुनावी माहौल हो जाता है फिर जो है वो इस पर विवाद भी शुरू हो जाता है। ये बड़ी खबर है आज की, बताएंगे हम आपको। कंगना रनौत और जो विक्रमादित्य सिंह है मंत्री, वो आमने सामने आ गए हैं। इसके अलावा जो टिकटों की दौड़ में अब भाजपा नेताओं का भी नाम जुड़ रहा है जो कांग्रेस से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। कौन सा नया नाम जो है वो सामने आया वो आपको बताएंगे। इसके अलावा द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आज चुनावी हुंकार भरी है कंगना रनौत ने। इस दौरान उन्होंने जो है वो वहां पर जो मंडियाली धाम है उसका भी स्वाद चखा, वो भी खबर बताएंगे आपको। और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। शिमला में एक मर्डर हुआ है, कहां पर मर्डर हुआ है वो भी आपको बताएंगे। और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी जो खबर है वो राम के नाम पर विवाद शुरू हो गया है। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली है और उसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की तुलना प्रभु श्री राम से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भाजपा नेत्री मंडी से प्रत्याशी कंगना रनौत पर जो है वो सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया है। बीते कल कंगना ने मंडी में पीएम मोदी को श्री राम का अवतार बताया था, वहीं खुद को जो है वो गिलहरी बताया था। उसके बाद से सोशल मीडिया पर जो ये द्वंद्व है वो छिड़ना शुरू हो गया है। और देर शाम को ही जो है विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डाली और उन्होंने लिखा कि किसी भी व्यक्ति विशेष की तुलना आराध्य श्री राम से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति कीजिए, राजनीति जो है वो अलग विषयों पर होनी चाहिए। जो हमारे आराध्य है उन पर जो है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि राम के नाम पर जो विवाद है वो शुरू हो गया है। और कंगना रनौत की बात करें, उन्होंने जो है वो मीडिया में ये बयान भी दिया था और उन्होंने जब वो संबोधन दे रही थी अपना, तो उन्होंने कहा था कि जो पीएम मोदी है वो श्री राम का अवतार है और मैं गिलहरी हूँ। मैं जो सेतु बनाने में जो एक गिलहरी का योगदान था उसी प्रकार से मेरा भी जो योगदान है वो आगामी समय में मंडी में रहेगा। उसी पर विवाद जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर द्वंद्व छिड़ा है वो आपके सामने है। वहीं बात करें कंगना रनौत की, तो कंगना आज द्रंग में जो है वो थी। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में, ये मंडी में ही जो है वो एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने चुनावी हुंकार भरी है। आज द्रंग के शिवाबदार में द्रंग मंडल जो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन वहां पर था उसमें जो है वो पहुंची थी कंगना रनौत और वहां पर उन्होंने संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हुए देश की जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह आगामी समय में वो भी कार्य करते हुए जो जनता की सेवा है वो प्रदेश में करना चाहती है, मंडी में करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग उनके बारे में दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं और कंगना ने स्पष्ट किया कि मंडी में उनका कार्यालय होगा। ये उन्होंने बड़ी बात कही है कि मुझे आप जिताकर भेजिए, मंडी में मैं अपना कार्यालय बनाऊंगी। एक सरकारी कर्मचारी और जो सेवक की तरह वह मंडी के लोगों की सेवा करेंगे। आज बड़ा ऐलान कर दिया कंगना रनौत ने। जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं, अगर आप मुझे जिताते हैं तो मंडी में कार्यालय बनाऊंगी। वहां पर जो सरकारी एक जो कर्मचारी होता है जैसे वो कार्य करता है उसी तरीके से मैं भी कार्य करूंगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की जो मंडी की बेटियों के प्रति किस प्रकार की सोच है उसका जो सबूत है वो उन्होंने दे दिया है। उन्होंने जो एक बयान दिया गया था नेता द्वारा, जो बड़ी नेत्री है कांग्रेस की सुप्रिया शिंदे द्वारा, उसको उन्होंने जो है वो आड़े हाथ लेते हुए आज जो है वो फिर अपना जो संबोधन जब वो दे रही थी जनता के बीच, उन्होंने वो चीज सामने लाई और उन्होंने कहा कि मंडी की बेटियों का जो अपमान है वो मंडी नहीं सहेगा और यहाँ की जो जनता है वो उसका करारा जवाब देगी। इस दौरान जो है वो जो वहां पर जो कंगना द्रंग की जनता थी उन्होंने वहां पर जो रिश्तेदारी भी निकाल दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो है वो द्रंग के जो है वो खून बह रहा है, द्रंग क्षेत्र का खून बह रहा है। कंगना ने बताया कि उनके जो परदादा है उनकी जो दादी थी वो द्रंग से थी, इस लिहाज से द्रंग के साथ उनकी जो रिश्तेदारी है वो उनके रगों में जो द्रंग का खून है वो बह रहा है, वो उन्होंने कहा। आ गए हैं और लगातार जो तीखी टिप्पणियां हैं वो कर रहे हैं। आज इन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लिया है और इन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी बागियों को टिकट देने से यह पता अब लग गया है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार को गिराने की जो साजिश है वो भाजपा ने रची है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से यहाँ से जो हमारे एमएलए थे उनको यहाँ से ले जाया गया, फिर जो है वो दूसरे राज्यों में रखा गया, इससे यह साबित होता है टिकट देने के बाद कि भाजपा ने जो है वो साजिश जो है रची है और यह
देवभूमि है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है और आने वाले चुनाव में जनता इनको खुद सबक सिखाएगी, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। इसके अलावा बात करें शिमला लोकसभा टिकट को लेकर के, इसमें एक बड़ा नाम आज और जुड़ गया है। शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस 2 बार के बीजेपी सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप पर भी दांव खींच सकती है। ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बता देते हैं। ये एक नया नाम आज फिर से शामिल हो गया। हालांकि इस नाम पर जो है पिछले 3-4 दिन से चर्चा चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो वीरेंद्र कश्यप बहुत जल्दी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं और इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इसको लेकर के जो बैठक होनी है 4 तारीख से जो है वो दिल्ली में 4 तारीख से बैठक का जो दौर है वो शुरू होना है और संभावनाएं हैं कि जो बड़ी बैठक है वो 6 अप्रैल को होनी है दिल्ली में, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। इसमें जो है वो केंद्रीय जो चुनाव समिति है कांग्रेस की, इसकी बैठक होनी है, उसी दिन टिकट फाइनल होना है। फिलहाल टिकट की दौड़ में एक नाम और जुड़ गया है। पहले जो है वो इनका नाम नहीं था, अब ये टिकट की दौड़ में शामिल हो गए हैं। यानी टिकट की दौड़ में अभी तक दयाल प्यारी जो है वो एक मजबूत प्रत्याशी जो है वो मजबूत जो दावेदार मानी जा रही थी, अब वीरेंद्र कश्यप इसमें नाम जुड़ गया है। इसके अलावा 2 नाम और हैं, अमित नंदा, कौशल मुंगता, एक तनाइक भी है, उनका नाम भी जो है वो इसमें है, दौड़ में है। लेकिन एक जो बड़ा नाम जुड़ा है वो वीरेंद्र कश्यप का है। वीरेंद्र कश्यप 2009 में भाजपा के प्रत्याशी थे शिमला संसदीय सीट से और 2014 में दूसरी बार ये कैंडिडेट बनाए गए थे और लगातार ये 2 मर्तबा जीते हैं और इनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो भाजपा की है। 2 बार जो है वो भाजपा से ही जीते हैं, लेकिन सूचना है कि ये कभी भी भाजपा को जो है वो अलविदा कह सकते हैं और कांग्रेस में शामिल होने के बाद टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये 6 अप्रैल को दिल्ली में जो है वो कह सकते हैं आप, मालूम होगा। और खबर ये भी है कि बहुत जल्दी वीरेंद्र कश्यप सीएम सुक्खू से ही मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें एक और बड़ी खबर को लेकर के, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला आने वाली है, ये बड़ी खबर है। द्रौपदी मुर्मू 30 अप्रैल से 5 मई तक शिमला में उनके आने का कार्यक्रम बन रहा है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। आपको मालूम है राष्ट्रपति जो है वो हर साल शिमला आती है। उनका अपना घर जो सरकारी आवास है वो छराबड़ा में है, द रिट्रीट के नाम से। हालांकि ये जो द रिट्रीट है यहाँ पर पहले जो आम लोग हैं वो नहीं जा सकते थे, लेकिन अब ये द रिट्रीट है, इसको आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। आपको मालूम है कि राष्ट्रपति यहाँ पर आती है, कुछ दिन रुकती है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो नहीं रहती है। तो ऐसे में अब जो आम लोग हैं वो भी जो है वो रिट्रीट जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएगी फिर कुछ दिनों के लिए रोक लगेगी यहाँ पर द रिट्रीट जाने में। जो हमारे पास सूचना है 30 अप्रैल से 5 मई तक जो है वो जो ग्रीष्मकालीन प्रवास है वो उनका यहाँ पर बन रहा है। इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। एक बड़ी बैठक यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी और इसमें जो है वो उनके आने का जो कार्यक्रम बन रहा है उसको लेकर के प्रॉपर कैसे जो है वो प्रॉपर जो डेकोरम होता है किसी भी उनके आने का वो जो है वो बनाया जाएगा। प्रॉपर जो कह सकते हैं आप उन्होंने आना है तो इसको लेकर जो बैठक है वो होनी है। इसके अलावा बात करें एक बड़ी खबर को लेकर के, शिमला में आज हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि पूरे 5 साल मजबूती के साथ जो है प्रदेश में कांग्रेस सरकार चलेगी। जो भाजपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बगावत करने वालों को टिकट देने के बाद खुद भाजपा पर जो है संकट मंडरा गया है और बागियों के भाजपा में जाने के बाद भाजपा खुद बिखरना शुरू हो गई है, जिसे अंजाम तक जो है जिसका जो अंजाम है वो भी बहुत जल्दी जो है वो सामने आएंगे और उसको भुगतना भी पड़ेगा भाजपा को। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विश्वासघात कर दल बदलने वाले नेताओं को प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि वह खुद भी जानते हैं कि उनका क्या हश्र होने वाला है। जो बागी नेता है जिनको टिकट मिला है वो पहले से ही जो है वो मेंटलिटी जो उनके कह सकते हैं माइंडसेट है वो उनको मालूम है क्या हश्र होने वाला है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित जो भाजपा के अन्य नेता है वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार कैसे गिर रही है। उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा में 62 विधायकों में से 34 विधायक कांग्रेस के पास हैं, पूर्ण बहुमत हमारे पास है और पूर्ण बहुमत से भी अधिक विधायक हमारे पास है। ऐसे में जनता को गुमराह करने का जो काम है वो ना करें और आगामी जो उपचुनाव होने हैं इसमें 6 की 6 सीटें हैं वो कांग्रेस जीतेगी और लोकसभा की जो सीटें हैं वो भी कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने बड़ा दावा किया है। उद्योग मंत्री ने जो है वो जयराम ठाकुर का जो जिस प्रकार से जो उन्होंने बयान दिया था उन्होंने कहा है कि गलत तथ्य प्रस्तुत कर लोगों की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है भाजपा और
कांग्रेस इतनी कमजोर भी नहीं है कि एक भी सीट जो है वो चुनाव में न जीते, जो उपचुनाव हो रहे हैं 6 सीटों पर विधानसभा में, ये उन्होंने कहा है। तो कुल मिला के देखें, आज जो जुबानी हमला है वो हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री है प्रदेश सरकार में, उन्होंने बोला है और उन्होंने कहा है कि जो भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया में कि सरकार गिरेगी 5 जून को, तो उन्होंने कहा है कि सरकार कैसे गिरेगी जनता सब जानती है, जनता जो है प्रदेश की पढ़ी लिखी है। इसके अलावा बात करें एक बड़े खबर को लेकर के, सीपीएस मामले पर आज बड़ी खबर सामने आई है। इसको लेकर के आज मामला जरूर लगा था, लेकिन आज जो हाईकोर्ट से एक बड़ा जो है वो कह सकते हैं फैसला हुआ है। इस मामले में 22 अप्रैल के जो अगली सुनवाई होनी है वो 22 अप्रैल को होनी है। आज जो है वो फाइनल जजमेंट नहीं आई है। हाईकोर्ट ने सीपीएस केस को आज अति महत्वपूर्ण मैटर बताया, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। वहीं सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं, इस पर अब आगामी जो सुनवाई है वो 22 अप्रैल को निर्धारित की गई, यानी 22 अप्रैल से जो केस है ये लगातार लगेगा। और खबर ये है कि ये 22 अप्रैल को केस हाईकोर्ट में लगेगा और ये 22, 23, 24 लगातार 2 दिन जो है इसमें सुनवाई होनी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से कुछ देर बहस सुनने के पश्चात मामले की जो तिथि है आगामी बहस के लिए वो 22 अप्रैल निर्धारित कर दी है। और कोर्ट ने अगली तारीख, जब ये स्पष्ट किया कि अगली तारीख को जो सुनवाई होनी है, उसमें उन्होंने कहा है कि उसके बाद जो सुनवाई है वो रोजाना आधार पर जो है वो सुनी जाएगी। यह सुनवाई जो है वो 3 दिन चलेगी, हमने बता दिया आपको। और कोर्ट ने इस मामले में सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली जो सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले जो कार्य है उसको करने पर पहले से ही रोक लगाई गई, रोक लगा दी है। इसके अलावा बात करें, कोर्ट में सरकार की ओर से जो बताया गया है कि जो सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं और सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि कोई भी सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे हैं। गौरतलब है, जो हमारे पास सूचना है कि भाजपा के जो नेता है सतपाल सत्ती सहित जो 12 भाजपा विधायक के, उन्होंने जो है वो ये याचिका डाली थी कोर्ट में कि जो अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोडू से मोहनलाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से जो किशोरी लाल हैं, इनकी जो नियुक्तियां हुई है वो गैर असंवैधानिक है। और ये वहां पर उन्होंने डाली थी जो है वो कह सकते हैं याचिका। उसके बाद जो सुनवाई वो चल रही है, तो इसमें अब लगातार 3 दिन सुनवाई होनी है, आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा बात करें एक एचपीयू की बड़ी खबर को लेकर के, एचपीयू में अब छात्र जो है वो मल्टी डिग्रियां कर सकेंगे, यानी अगर आपने 1-2 डिग्रियां साथ करनी है तो आप कर सकेंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों से जो है वो इस बाबत जल्द जो स्टेटस रिपोर्ट है वो मांगी गई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन है, उन्होंने जितने भी एचओडीज हैं सभी से स्टेटस जो रिपोर्ट है वो मांगी है। अगले साल से नए नियम लागू होंगे। इस साल पूरी तैयारियां न होने के चलते जो है वो लटक सकता है ये मामला। फिलहाल ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर जो है वो ट्रेनिंग होगी और यूजीसी के नियम एचपीयू में जो है वो अब लागू होंगे प्रॉपर। जिस प्रकार से जो कह सकते हैं आप एक साथ अगर आपने डिग्रियां भी लेनी है, 2-3 डिग्री, 1-2 डिग्रियां साथ में लेनी है तो आप ले सकेंगे। फिलहाल इस बार जो प्रॉपर एक तैयारियां होती है वो पूरी नहीं है। अब देखना पड़ेगा कैसी साल से शुरू होता है, जिसकी संभावना काफी कम लग रही है। और जितने भी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी तैयारी करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब जो छात्र हैं वो बीए और बीएससी एक साथ कर पाएंगे, यानी कोई भी आपने कोर्स करना है एक साथ, तो ये आप मल्टी जो डिग्रियां हैं वो एक साथ कर सकेंगे। इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है एचपीयू में, बड़ी खबर है ये भी। हिमाचल समग्र शिक्षा को इस जो दूसरी खबर है, हिमाचल समग्र शिक्षा को इस वित्त वर्ष में केंद्र से 966 करोड़ का तोहफा मिला है, ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो 966 करोड़ रुपए आया है और समग्र शिक्षा जो कह सकते हैं आप हिमाचल समग्र शिक्षा है। और पिछले वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग ने केंद्र से मिले बजट को 100% खर्च करने का देश भर में रिकॉर्ड बनाया था। इसी वजह से इस साल केंद्र ने जो है वो ज्यादा बजट दिया है और पिछले वित्त वर्ष में समग्र शिक्षा ने शिक्षा का 817.61 करोड़ रुपए खर्च किया था और स्टार प्रोजेक्ट के तहत मिले 272.21 करोड़ भी खर्च किए थे। 42% बजट शिक्षकों की ट्रेनिंग पर लगाया गया और स्कूलों में बनाई गई स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब। अब इसमें बना जो पिछला वाला बजट था, इसमें जो स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए, प्रदेश में आईसीटी लैब बनाई गई और इसी के चलते जब बजट पूरा इन्होंने कह सकते हैं खर्च किया, अब इस बार जो है वो और अधिक बजट दिया है कि और अधिक जो गुणवत्ता है वो आप स्कूलों में बढ़ाएं। अब इस साल जो बजट मिला है वो मिला है 966 करोड़ का और शिक्षा विभाग का जो फोकस रहेगा वो रहेगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी जो प्राइवेट स्कूलों में
अच्छी शिक्षाएं दी जाती है और वहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल के अपेक्षा, उसी को और मजबूत करने के लिए अब जो शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि हम और अधिक गुणवत्ता करेंगे, तो उसी के लिए जो है वो 966 करोड़ का बजट मिला है। और शिक्षा विभाग का यही कहना है कि हम इस बार गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग शामला घाट को जो है वो केंद्र ने 9 करोड़ रुपए दिए। ये भी बहुत अच्छी खबर है। 9 करोड़ से जो है वो वहां पर एक हाईटेक शिक्षक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, इसके लिए बजट मिल गया है और नए नियुक्त शिक्षकों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ बढ़िया खेल मैदान, क्लासरूम और जो गेस्ट हाउस है उसके बनाने की जो उसकी सुविधा है वो भी इसी बजट से जो है वो अब जो मिल गया है 9 करोड़ का बजट इसमें बनेगा। पहली बार शिक्षकों के लिए जो है वो ट्रेनिंग के लिए जो है वो ये बड़ा सेंटर बनने जा रहा है और स्कूल से लेकर जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं अब जो है वो यहाँ पर जब ट्रेनिंग करने वो आएंगे तो उनको एक अच्छा जो वातावरण है वो यहाँ पर मिलेगा जी। तो शामला घाट के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं केंद्र से। इसके अलावा बात करें एक दुखद खबर को लेकर के, शिमला में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, बड़ी खबर है। शिमला के साथ लगते खरियार गांव में एक व्यक्ति, लगभग 20-30 किलोमीटर के दायरे में है गांव, खरियार गांव में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। सुन्नी के मजोल गांव की तारा देवी ने बालूगंज पुलिस थाना जो शिमला में है यहाँ पर शिकायत दी है, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा जिसका नाम टिकम चंद था, इसकी उम्र 38 साल है, ये 8-9 सालों से पनेश के खरियार गांव में सेवाराम एक व्यक्ति का नाम है, वहां पर उसके घर में काम करता था। 26 मार्च को सेवाराम की पत्नी प्रभा ने उसे फोन करके बताया कि तुम्हारे बेटे की गिरने के कारण मौत हो गई है। यानी जो जहां पर वो काम करता है उसकी जो पत्नी थी उसने फोन कर दिया उसकी माँ को कि आपका बेटा जो है वो गिरकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक की मां तारा देवी ने बेटे की हत्या की आशंका जाहिर की और मां की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और अभी तक जो हमारे पास अपडेट पहुंचा है उसमें ये पता लगा है कि ग्रामीणों ने किसी बात को लेकर बीते 21 मार्च की रात को टिकम चंद के साथ मारपीट की, जिससे 22 मार्च को उसकी मौत हो गई। और टिकम चंद की मौत हो जाने के कारण जो ग्रामीण है वो घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने मृतक के परिजनों को सूचित किए बगैर जो है 22 मार्च को जो उसका शव है वो जला डाला। फिर 4 दिन बाद यानी 26 मार्च को उसकी मां को सूचना दी गई, उनका बेटा मर गया है। इसका जो कारण है उन्होंने फिसल कर बताया, लेकिन जो पुलिस अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है। और खबर ये भी है कि जब अगर वो गिरकर भी उसकी मौत हो गई थी व्यक्ति की, जो उसके परिजन है जिसकी मां है उसका इंतजार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने जो ग्रामीण थे जो वहां पर लोग थे उन्होंने उसके शव को खुद ही जला दिया। जब हमारी मां पहुंची तो ना शव था। तो इस पूरे मामले की अब जो जांच है वो पुलिस कर रही है। जो प्रारंभिक जांच में अभी तक सामने आया, हालांकि आरोप लगे हैं ग्रामीणों पर कि लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद जो है वो उसकी जो है अगले दिन मौत हो गई और मौत होने के बाद घबरा गए थे लोग और उसके चलते जो है वो बाद में जब उसके परिजनों को फोन किया कि वो गिर गया है। लेकिन सच्चाई अब जो है पूरी पुलिस के सामने है। पुलिस इस मामले पर जो है वो गहनता से जांच कर रही है। एसएचओ जो बालूगंज है वो पूरे इस मामले को देख रहे हैं और भी इसमें कई परतें खुलेगी। बहुत दुखद खबर है जी। मध्य प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और ऐसी घटनाएं जब यहाँ पर सामने ऐसी खबर जब सामने आती है तो चौंकाने वाली खबरें होती है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर, मध्य प्रदेश में कल से फिर बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है। पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रदेश में मौसम खराब बना हुआ है। हालांकि आज जो है वो मौसम थोड़ा सा साफ था, लेकिन कल से फिर मौसम खराब होने वाला है। हमारे पास जो सूचना है प्रदेश में कल से 3, 4, 5 तारीख यानी 5 अप्रैल तक प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। जो लाहौल स्पीति किन्नौर है वहां पर बर्फबारी हो सकती है, यानी कल से मौसम खराब होगा। कल से जो अधिक मौसम खराब होगा वो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र जैसे ऊना हो गया, लाहौल स्पीति, ऊना के अलावा माफी चाहूंगा जो बिलासपुर है, हमीरपुर है, वहां पर कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं भी हो सकती है। जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहीं पर कल से मौसम खराब रहने वाला है। तो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कल जो बुलेटिन है उसमें जो आपका सवाल है वो हम लेंगे। फिलहाल जो आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी बता दी आपको। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में थे और कांग्रेस पार्टी सर्वे कर रही है कि वहां पर कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। कुछ एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर फिर से दोबारा सर्वे करवाया जा रहा है और सीएम ने ये कहा है कि हम वो कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे जो वहां की जनता चाहती है, जो जिता उम्मीदवार होगा। और हालांकि दावा भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है हम सभी सीटें जीतेगी, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन कांग्रेस सर्वे करवा रही है कि कौन जो है वो नेता जो विधानसभा हल्के है वहां पर जिताऊ हो सकता है। बाकी जो लोकसभा के टिकट हैं ये
6 अप्रैल को फाइनल होंगे। और शिमला का टिकट हमने बताया नया नाम जुड़ा है, वो वीरेंद्र कश्यप का है। इनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन ये बड़ा नाम इसलिए है, ये पहले भाजपा से 2 बार सांसद रहे हैं। अब ये भाजपा को छोड़ करके क्या कांग्रेस का दामन थामते हैं? सूचना है कि बहुत जल्दी भाजपा छोड़ सकते हैं। और आज शिमला में जो कांग्रेस नेत्री है इंदु वर्मा, उन्होंने भी जो है वो भाजपा का दामन थामा है। ये जो है वो जो विधानसभा चुनाव था उससे ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुई थी, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। वहां पर कुलदीप सिंह राठौर को टिकट मिला। उसके बाद हालांकि इन्होंने बगावत तो नहीं की, लेकिन वहां पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत भी गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से जो है वो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस बीच जो है वो भाजपा में ये शामिल हुई है। और इन्होंने आज जो मीडिया में कहा है कि जो हवा के झरोकों के साथ में जो है वो कह सकते हैं किसी और पार्टी में चली गई थी, और अब मैं वापसी अपने जो परिवार है, जो मेरा पुराना परिवार है भाजपा, उसमें मैं जुड़ रही हूँ। तो आज ये भाजपा में जो है वो शामिल हुई है।